आज जो है हम वो 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट जो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव का पत्थर साबित हुआ था। तो 1813 का चार्टर एक्ट क्या था और उसमें चार्ल्स ग्रांट की जो है वो क्या भूमिका थी, और भारत में आधुनिक शिक्षा का उनको जन्मदाता कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया था और इससे शिक्षा में, भारत की शिक्षा में क्या परिवर्तन है 1813 के चार्टर एक्ट में, उसको हम देखेंगे आज। इसको देखने से पहले हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था 1813 से 1833 के बीच में, उसको हम देखेंगे कि कैसे एक कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी और वो धीरे धीरे एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल गई और वो भारत में शासन करने लगी। तो हम उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। तो जो चार्टर एक्ट 1813 था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था वो ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले वो एक व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको क्या करना पड़ता था, हर 20 साल में कंपनी जो है वो हर 20 साल में जो ब्रिटेन की संसद होती थी वहाँ पर वो अपने जो व्यापार करने का जो अधिकार था उसको रिन्यू करवाती थी, उसको नवीनीकृत करवाती थी हर 20 वर्ष में। तो 1813 में भी उसको ये करवाना था। तो इससे ये जो नवीनीकृत होता था अधिकार उसका हर 20 साल में, वो क्यों होता था, ताकि वहाँ जो ब्रिटेन जो कंपनी है वो सही से अपना अपने काम करे और भ्रष्टाचार ना हो, कंपनी के जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार नहीं करे, और जो ब्रिटेन की सरकार है उसका नियंत्रण भारत के साम्राज्य पर बना रहे, न कि कंपनी का, क्योंकि कंपनी के थ्रू जो ब्रिटेन जो है वो राज कर रहा था। तो कंपनी की निगरानी रखने के लिए उसको हर 20 साल में ब्रिटेन की संसद के सामने जो है वो उसको रिन्यू करवाना पड़ता था, अपने चार्टर को, अपने अधिकारों को वहां से परमिशन लेनी होती थी। हम देखते कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर व्यापार और प्रशासनिक अधिकार को हर 20 साल में नवीनीकृत करती थी, ताकि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण बना रहे, भारत के विशाल साम्राज्य पर कंपनी के कामकाज की निगरानी रखी जा सके और समय के साथ वहाँ की नीतियों में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कंपनी को हर 20 साल में अपना वो चार्टर जो है वो फिर से रिन्यू करवाना पड़ता था। इससे हुआ क्या था कि जो व्यापारिक एकाधिकार था वो खत्म हो गया था। मतलब पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है वो शासन कर सकती थी, मतलब व्यापार कर सकती थी, लेकिन ये चार्टर होता था तो उसमें उसकी जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरी ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारी थे उनको भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था, है ना। जो है वो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ब्रिटेन के जो अन्य दूसरे व्यापारी थी और दूसरी व्यापारी कंपनी उनको भी व्यापार करने का परमिशन मिल गया था भारत में। इसके बाद जो है वो क्या है उन्होंने किया, ये चार्टर में 1813 के चार्टर में क्या हुआ था, शिक्षा के लिए जो उन्होंने 1 लाख रुपए का बजट दिया था, शिक्षा के लिए, है ना, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था। इतिहास में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थानीय नागरिकों की शिक्षा, साहित्य और के पुनरुत्थान और विज्ञान के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। ये पहली बार हुआ था। इससे पहले जो कंपनी थी वो अपना व्यापार कर रही थी और ब्रिटिश सरकार भी जो है वो कुछ अपना वो रोल नहीं था उसका भी। तो वो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये चार्टर के माध्यम से उन्होंने भारत की शिक्षा पर, कंपनी के द्वारा भारत की शिक्षा पर काम करने का उन्होंने एक पहली बार प्रयास किया। तो उन्होंने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया। और इस 1813 के चार्टर में क्या हुआ था, तो ये जो एकाधिकार की समीक्षा की थी, मतलब हर 20 साल में आने वाले चार्टर एक्ट में 1893 में आया, 1793 में आया, 1813 में आया, 1835 में आया। तो इस अधिनियम से क्या हुआ था, ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने का मौका देने पर विचार किया जाता था। एकाधिकार का अंत हो गया था, मतलब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ये परमिशन मिल गई थी 1813 के चार्टर में। और क्या हुआ कि जो आप ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनी को एक व्यापारिक, इसका जो व्यापार का एकाधिकार था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया और वो जो कंपनी थी उसको एक
1833 में क्या हो गया, उसे एक पूरा प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। पहले वो एक कंपनी के रूप में काम कर रही थी, कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करती थी, लेकिन 1833 आते आते 1813 से 1833 आते आते उसको एक प्रशासनिक निकाय मतलब सरकार चलाने वाली, गवर्नमेंट चलाने वाली संस्था के रूप में बदल दिया गया। और क्या हुआ इसी में जो 1813 के चार्टर में क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे, इस एक्ट में ब्रिटेन के ईसाई मिशनरियों को, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने और यहाँ पर रहने और धर्म का प्रचार प्रसार करने की परमिशन मिल गई थी। ये कब हुआ? 1813 के चार्टर के बाद। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये हमारा जो था 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें बहुत सारे प्रावधान थे, बहुत सारे उसमें परिवर्तन किए गए थे जो कंपनी को नियंत्रित करते थे, कंपनी के अधिकारों को नियंत्रित करते थे। कंपनी जो व्यापारी थे वो ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी उनको भी व्यापार करने की परमिशन दे रहे थे। ईसाई मिशनरियों को जो है वो भारत में आने, धर्म का प्रचार करने की परमिशन दी। और पहली बार जो है वो ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत के आम लोगों के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का बजट रखा था। पहली बार इतिहास में हुआ था ये। तो अब हम, ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में था। अब हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 में विशेष रूप से शिक्षा के लिए क्या परिवर्तन हुआ था, और जो विवाद खड़ा हुआ था 1813 का, वो क्या था? जो जिसको हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, वो क्या था? प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था, ये क्या था, है ना? फिर ये अंग्रेजी शिक्षा कैसे आई भारत में, हम इसको देखते हैं कि, और ये 1813 के चार्टर से ही आई थी, जिसमें धारा 43 जो थी, इसका सबसे बड़ा मेन रोल था। ये जो धारा 43 थी, इसका सबसे बड़ा रोल था। ये क्या था, हम इसको देखते हैं। तो 1813 का चार्टर एक्ट भारत में आधुनिक शिक्षा का जो है वो नींव का पत्थर कहा जाता है, और इसमें जो है वो चार्ल्स ग्रांट का सबसे बड़ा रोल था। चार्ल्स ग्रांट कौन थे? चार्ल्स ग्रांट जो है वो, उसको भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे, और ये भारत में कई साल तक इन्होंने शासन किया था, मतलब कंपनी के माध्यम से इन्होंने सरकार में काम किया था। तो जब चार्ल्स ग्रांट भारत आए तो इन्होंने क्या देखा, चार्ल्स ग्रांट जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में जो है वो हिंदू और मुस्लिम को बीच में बहुत ही अज्ञानता है ना? इन्होंने हिंदू मुस्लिम की अज्ञानता को जो है वो ऑब्जर्व किया, और उसका वर्णन करते हैं ये। और फिर उसके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए वो क्या, एक पंचमुखी योजना बनाते हैं और कहते हैं कि ये योजना हमें लागू करनी चाहिए। और वो योजना में जो कुछ काम करने के लिए उन्होंने जो बताया वो क्या था, कि भारत में हम स्कूल खोलेंगे और फिर अंग्रेजी शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे। ये चार्ल्स ग्रांट ने सुझाव दिए। फिर इस सुझाव के बाद क्या हुआ, 1813 जो चार्टर एक्ट लागू हुआ, जो ब्रिटेन ने लागू किया, उसमें उसका विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी चार्ल्स ग्रांट को जो है वो सफलता मिल गई इसमें, इसको लागू करवाने में। और इसमें क्या हुआ एक्ट में, इसकी जो धारा 43 थी, चार्टर एक्ट 1813 की जो धारा 43 थी, उसको इस पूरे एक्ट में इसको लागू करवाने में ग्रांट जो है वो सफल रहे। और इसमें क्या हुआ था, इसमें 1 लाख रुपए का आवंटन था, शिक्षा के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये 1 लाख रुपए का जो प्रावधान था शिक्षा के लिए, वो इसी चार्टर एक्ट की धारा 43 में था। और ये जो शिक्षा का प्रचार जो था, इसको प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि ये चार्ल्स ग्रांट ही कह रहे थे कि स्कूलें खोलेंगे, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये सब इस धारा 43 की के कारण ही हो रहा था, और ये चार्ल्स ग्रांट ने ये इसको लागू करवाया था। तो धारा 43 जो थी, उसमें सबसे 3 और बिंदु क्या मुख्य थे, कि साहित्य का पुनरुद्धार होगा, मतलब जो लिटरेचर है उसको पढ़ाएंगे, उसको हम फिर से अपडेट करेंगे और उसको फिर से पढ़ाएंगे। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देंगे। अभी ये भारतीय विद्वान किनको कह रहा है, ये अपने अपने एक विवाद है, पर उन्होंने कहा कि भारत में जो विद्वान है उनको उनको जो है अप्रिशिएट करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। और जो विदेशी लोग हैं, भारत में रहने वाले विदेशी लोग हैं, उनमें विज्ञान का प्रसार करेंगे। तो यहीं से ये धारा 43 जो है, यहीं से विवाद शुरू होता है। विवाद कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है, ये जो धारा 43 थी, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो यहीं से विवाद शुरू होता है। ये जो धारा 43 थी, यही धारा 43 एक विवाद में बदल गई, यहीं से विवाद शुरू होता है। क्या विवाद था, इसको देखते हैं। जो ये धारा 43 में जो विवाद हुआ, उसका मेन रीजन ये था
कि विवाद का मुख्य प्रश्न ये था कि जो आप वहाँ पर बोल रहे थे कि आप साहित्य का पुनरुत्थान करेंगे, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देंगे, विदेशी लोगों विज्ञान ज्ञान का प्रसार करेंगे, तो आपकी जो साहित्य का प्रचार करोगे उसकी लैंग्वेज क्या होगी? मतलब इंग्लिश में दोगे, संस्कृत में दोगे, कौन सी भाषा में दोगे? तो भाषा का प्रश्न था कि साहित्य की भाषा क्या होगी? दूसरा आपने कहा कि अ, विदेशी लोगों को विज्ञान का प्रसार करेंगे विदेशी लोगों में, तो ज्ञान का प्रकार क्या होगा? आप किस टाइप का नॉलेज देंगे? जो भौतिक ज्ञान होता है वो, या आध्यात्मिक ज्ञान देंगे? जैसे भारत में ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म का शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो अंग्रेज थे वो भौतिक विज्ञान और इसकी साइंस की, टेक्नोलॉजी की शिक्षा देते थे। तो ज्ञान का प्रकार क्या होगा? किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा? ये एक विवाद का प्रश्न था। तीसरा जो था, तो कंपनी की भूमिका पर प्रश्न था कि कंपनी जो है वो किस साहित्य को बढ़ावा देगी, प्राच्य या पाश्चात्य? साहित्य दो प्रकार, प्राच्य या पाश्चात्य साहित्य। ये है कि जो भारतीय साहित्य है उसको हम कहते हैं प्राच्य साहित्य, और जो वेस्टर्न होता है उसको हम पाश्चात्य साहित्य कहते हैं। तो कंपनी किसका फेवर करेगी? वो उनके जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो नॉलेज है और जो उनका लिटरेचर है उसको प्रमोट करेगी भारत में, या भारत का जो साहित्य, संस्कृत साहित्य, वैदिक और दूसरे धर्मों की संस्कृति साहित्य है उसका प्रमोशन करेगी? ये विवाद का प्रश्न था। तो ये जब हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? 1813 का चार्टर आया, उसको लागू होने के बाद क्या इससे विवाद खड़ा हो गया? प्राच्य पाश्चात्य जो है वो खड़ा हो गया। ये जो अधिनियम पारित हुआ इसका क्या प्रभाव हुआ? इससे विवाद शुरू हो गए। एक तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद, मतलब भारतीय साहित्य का प्रमोशन करोगे, उसको बढ़ावा दोगे, उसके लिए पैसा खर्च करोगे, या जो आपका वेस्टर्न कल्चर का जो वहाँ का जो साहित्य है, विदेशी साहित्य जो अंग्रेज अपने साथ ला रहे थे ज्ञान, उसका प्रचार प्रसार करोगे, उस पर पैसा खर्च करोगे, उसकी शिक्षा दोगे? ये विवाद था। दूसरा कि भारतीयों, इसमें और क्या हुआ इसकी वजह से? एक तो ये विवाद खड़ा हो गया, दूसरा कि भारतीयों को शिक्षा का मौका नहीं। मतलब पहली बार पहले जो शिक्षा होती थी वो सार्वजनिक शिक्षा नहीं होती थी, सबके लिए शिक्षा नहीं होती थी, वो कुछ वर्ग विशेष के लिए होती थी, और जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे उनके लिए होती थी। सामान्य आम जनमानस के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार भारत में सबको शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की। और क्या हुआ कि इससे पहले भारत में इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन नहीं होती थी, तो अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय शिक्षा को नई दिशा मिली। मतलब भारत में शिक्षा पहले भी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए थी, और वो रीजनल लैंग्वेज में या संस्कृत में या दूसरी भाषाओं में थी। अंग्रेजी की जो शिक्षा थी वो पहली बार दी जा रही थी, और इसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में जो है वो नई शिक्षा की जो डायरेक्शन है उसको, नई जो भारतीय शिक्षा उसको नई दिशा मिली, है ना? क्योंकि वो सार्वजनिक हो गई थी, पहले वो सबके लिए नहीं थी, फिर इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा आने से वो सबके लिए हो गई, कोई भी स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ सकता था। तो ये हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था। और हमने इससे पहले क्या देखा कि कंपनी कैसे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आती है और वो उसको धीरे धीरे ब्रिटेन एक प्रशासनिक निकाय में बदल देता है, और वो धीरे धीरे भारत में शासन करना शुरू कर देती है। फिर 1813 को जो चार्टर लागू होता है, तो 1813 से 35 तक कंपनी को प्रशासनिक निकाय में बदल दिया जाता है, और उसके जो एकाधिकार है बिजनेस करने के, उसको खत्म कर दिया जाता है, और दूसरे लोग भी व्यापार करने लगते हैं भारत में। जो ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी हैं उनको भी व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, और कंपनी धीरे धीरे प्रशासनिक निकाय में बदल जाती है। और ये जो चार्टर था इससे क्या विवाद शुरू हुआ? धारा 43 में ये कुछ मुख्य बिंदु से धारा 43 विवाद की मेन जड़ थी। उसमें 1 लाख रुपए का आवंटन था, और शिक्षा के प्रसार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी। और ये किसने किया था, या ये किस विचारधारा थी? ये चार्ल्स ग्रांट की थी। ठीक है। और इसमें 3 चीजें थी कि साहित्य का पुनरुद्धार करेंगे, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देंगे, और विदेशी लोगों में विज्ञान का प्रसार करेंगे। मतलब जो भारत में ब्रिटेन के लोग जो रह रहे हैं उनमें हम विज्ञान के ज्ञान का प्रसार करेंगे। यहीं से विवाद भी खड़ा होता है कि आपकी जो साहित्य है उसकी भाषा क्या होगी? आप जो ज्ञान का प्रचार करोगे वो कौन सा नॉलेज होगा? आपका वेस्टर्न नॉलेज जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, साइंस का नॉलेज दोगे, या फिर जो हमारा साहित्य है, जो हमारे धर्म और संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करोगे? तीसरा की जो ये जो मतलब जो आप वेस्टर्न नॉलेज दोगे या भारतीय नॉलेज दोगे, प्राच्य या पाश्चात्य? प्राच्य मतलब भारतीय ज्ञान का प्रचार प्रसार, और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न ज्ञान का प्रचार प्रसार। तो ये हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था, और हमने कंपनी की भूमिका दी।